हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम इस वीडियो में सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं हमारे गाइडेंस जो बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर का। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे मेटाबॉलिक के एंड प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे है वाया लंग्स। लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल होता है, किडनी में फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सॉलिड वेस्ट रिमूव होते हैं और लिवर के थ्रू डिटॉक्स। लिवर तो आपका डिटॉक्स सेंटर है। ठीक है, सबसे पहले हम लंग्स पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जो ब्लड है वो लंग्स को रीच करता है, यानी लंग्स के पास पहुंच जाता है ब्लड, राइट। अब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अपन ने कहा था एल्वुलाई में क्या होता है, एल्वुलाई में ऑक्सीजन होता है, वो ब्लड में ऑक्सीजन डालता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किस में डिफ्यूज़ हो जाता है, एल्वुलाई में डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब एल्वुलाई में कहाँ, अब मतलब लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया ब्लड के थ्रू। अब क्या हुआ, ब्रीदिंग इन एंड आउट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते टाइम बाहर निकल गया। और कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। तो सबसे बड़ा मेटाबॉलिक वेस्ट अपना किसके थ्रू निकल जाता है, लंग्स के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ किडनी के बारे में पढ़ते हैं। तो किडनी एक फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है ना। अब ब्लड किडनी से भी पास होता है। ओके, तो किडनी का जो ग्लोमेरुलस होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो किडनी का ग्लोमेरुलस होता है वहाँ पे प्लाज्मा फ़िल्टर होते हैं। ठीक है, तो यूज़फुल चीज़ें जो होती है वो वापस से ब्लड में रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, आयंस, है ना। पर जो वेस्ट जो होता है वो रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होता, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। ठीक है, तो जो ये यूरिन, ये जो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जो वेस्ट है वो कैसे निकल जाता है, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो किडनीज़ भी अपना वेस्ट का रिमूवल कर लेती है फिल्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू उसके। ठीक है, अब जीआईटी की बात करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। यहाँ से सॉलिड वेस्ट एलिमिनेट होता है। देखो कैसे, तो अनडाइजेस्टेड फूड होता है और उसके साथ कुछ वेस्ट होता है अपना, वो फीसीस के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाते हैं। तो बहुत नॉर्मल बात है। ठीक है, फीसीस के फॉर्म में वेस्ट निकल रहा है जीआईटी के थ्रू। ठीक है, अब लिवर की देखते हैं। लिवर आपका डिटॉक्स सेंटर होता है, राइट। तो जैसे जो ड्रग्स हैं या जो आपके टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो कि ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, लिवर उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई यानी कि उसकी टॉक्सिसिटी हटा देता है। वेस्ट बाइल में सिक्रीट होता है। आपको पता है बाइल में क्या सिक्रीट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीट होते हैं, जो ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है वो सिक्रीट होते हैं। फाइनली ये भी फीसिस के ही थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस के बारे में। तो बॉडी फंक्शंस दो सिस्टम रेगुलेट करते हैं, एक आपका नर्वस सिस्टम है और एक आपका हार्मोनल सिस्टम है। ये रहा हार्मोनल सिस्टम और एक है नर्वस सिस्टम। हम दोनों को बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में 4 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, एएनएस, सीएनएस, सेंसरी और मोटर। एएनएस, सीएनएस सुना हुआ होगा, सेंसरी मोटर अभी समझा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेंसरी इनपुट। ठीक है, तो ये एक इनपुट सिस्टम है, यहाँ से शुरू हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, क्या हो रहा है, रिसेप्टर्स जो है यहाँ पे वो डिटेक्ट कर लेते हैं चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं या बॉडी के सराउंडिंग में हो रहे हैं। जहाँ पे भी कुछ भी चेंजेस होते हैं, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है अपने बॉडी के वो डिटेक्ट कर लेते हैं। रिसेप्टर्स कौन है यहाँ पे रिसेप्टर के एग्जांपल है स्किन, आइज़ और ईयर्स। स्किन टच करके फील कर लेता है कुछ गड़बड़ हो रही है, आइज़ देखकर और ईयर्स सुनकर। मतलब बॉडी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है, सेंसरी इनपुट के अंदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है कि कुछ गड़बड़ या कुछ चेंजेस हो रहे हैं। सेकेंडली आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, इसके अंदर होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ आ जाती है। अब ब्रेन का काम होता है, क्या है ब्रेन का काम, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, उसके बारे में सोचना, उसका डिसीजन लेना और रिएक्शन डिसाइड करना। बस डिसीजन
टेकिंग प्रोसेस जो है, ये पूरा डिसीजन मेकिंग बॉस है, डिसीजन लेता है अपना CNS सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आएगा मोटर आउटपुट। मोटर आउटपुट आता है जो कि रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, यानी कि ब्रेन ने डिसीजन ले लिया है कि ये जो भी चीज़ हुई है उसका ये हमने डिसीजन ले लिया है कि हमें ये वेस्ट हटाना है या जो भी है, तो वो सिग्नल भेज देते हैं मसल्स को या ग्लैंड्स को, जो भी वो काम करेगा। फिर बॉडी यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करती है, मतलब जो सोचा वो बॉडी करने लगती है यहाँ पर, ठीक है। और अब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ANS इसका ऑटो मोड होता है। ऑटो का मतलब ही होता है अपने आप होना, तो सबकॉन्शियस लेवल पे होता है ये, यानी कि अपन को पता नहीं होता है इसमें क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट का पंपिंग करना या डाइजेशन या GIT में जो मूवमेंट हो रहे हैं या ग्लैंड सिक्रीशन, इसमें तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, बॉडी खुद ही हैंडल कर लेती है सारी सिचुएशन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सेंसरी इनपुट हुआ, CNS ब्रेन ने डिसाइड करा क्या करना है, फिर मोटर आउटपुट, यहाँ पे एक्शन लिया, ठीक है। और फिर जब तक ये एक्शन लेता है, ऑटोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल कर लेता है अपने इंटरनल फंक्शंस को ऑटोमेटिकली। फिर आता है अपना हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। तो हार्मोनल सिस्टम में क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इसको अपन एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो जो अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है बॉडी में, वो क्या करती है, वो हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, ठीक है। यानी कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, राइट। तो उनको सिक्रीट करती है। हार्मोन ट्रैवल करते हैं किसके थ्रू, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के थ्रू, यानी ब्लड के थ्रू, ब्लड में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ठीक है। अब ये टारगेटेड सेल या ऑर्गन पे रीच करेगा और सेलुलर फंक्शन फिर रेगुलेट करता है। इसका एग्जांपल समझो, जैसे कि थायराइड हार्मोन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन बढ़ेंगे तो बॉडी एक्टिविटी बढ़ेगी। इंसुलिन है, वो क्या करता है, वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन है, वो क्या करता है, वो सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। फिर पैराथायराइड हार्मोन है, ये क्या करता है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट के यानी बोन्स के इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब कंट्रोल सिस्टम का कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा। एक है अपना नर्वस सिस्टम, एक है अपना हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, ग्लैंड की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है और बहुत ही ये फास्ट होता है, जबकि जो हार्मोनल सिस्टम है ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ये स्लो होता है बट ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। दोनों मिलके, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, दोनों मिलके आपकी पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब आती है बात प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी की। तो बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए दो सिस्टम हैं, एक है इम्यून सिस्टम और एक है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम के अंदर कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं, देखो, वाइट ब्लड सेल्स, टिश्यू सेल्स फ्रॉम वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, थायमस, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स। इनका मेन फंक्शन क्या है इम्यून सिस्टम का, प्रोटेक्ट करना बॉडी को, किससे, पैथोजन से, डिजीज़ कॉजिंग सब्सटेंसेस से, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगी, इन सब से प्रोटेक्ट करना बॉडी को। ये आपका इम्यून सिस्टम का मेन फंक्शन होता है। ये कैसे वर्क करता है, दो तरीके से वर्क करता है। पहले तो ये रिकॉग्नाइज़ करेगा कि ये अपनी ही सेल्स है या ये फॉरेन सेल्स है, फिर क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा इन्वेडर्स को। कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, ये तो फेगोसाइटोसिस करेगा, यानी एनगल्फ करके खा जाएगा उसे, ईट, ठीक है, या फिर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेगा या फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे अपना इम्यून सिस्टम वर्क करता है। अब अपन बात करते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में, है ना। इसके कंपोनेंट क्या है, इसके कंपोनेंट बहुत सिंपल है, स्किन, हेयर, नेल्स, ग्लैंड्स। इनका मेन रोल क्या है, वही प्रोटेक्शन, बट ऑल्सो प्रोटेक्शन करते हैं शील्ड की तरह, ठीक है, किसी और चीज़ से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करते हैं और कवर करते हैं और कुशन कवर कर रहे हैं अपने ऑर्गन्स को। इसका फंक्शन क्या है, बाउंड्री, यानी इंटरनल बॉडी को आउटसाइड वर्ल्ड से क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी इंटरनल बॉडी को आउटसाइड के वर्ल्ड से, ठीक है। फिर आएगा टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करते हैं हम, स्वेटिंग या कूलिंग करके, ठीक है। और फिर आएगा एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीशन यानी कि ये रिमूव करते हैं वेस्ट वाया स्वेट। और फिर आता है सेंसेशन, यानी कि टच हो रहा है, पेन हो रहा है, टेम्परेचर, इन सब के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब आता है अपना टॉपिक रिप्रोडक्शन। ये एक बहुत छोटा टॉपिक है। रिप्रोडक्शन कोई डायरेक्ट होम्योस्टैटिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, बट ये क्या मेंटेन करता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन करता है। क्या करके, रिप्लेस करके, जो डाइंग इंडिविजुअल है उनको रिप्लेस करके इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है होम्योस्टेसिस को। इसके अंदर दो चीज़ें आती है, ऑटोमेटिसिटी और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ऑटोमेटिसिटी क्या होती है, बॉडी वर्क कर रही है ऑटोमेटिकली, यानी हार्ट बीट अपने आप हो रही है, ब्रीदिंग अपने आप हो रही है, इम्यूनिटी अपने आप आ रही है, ठीक है। और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। अब कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे हम, तो मेजरली 3 टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। एक जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम, एक कंट्रोल सिस्टम इन ऑर्गन्स और एक होल बॉडी कंट्रोल सिस्टम। एक एक करके सबको पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, पर मेजरली 3 हैं, ठीक है। जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम सेल्स के अंदर होता है, ये सारी सेल में वर्क करता है। ये क्या कंट्रोल करता है, इंट्रासेल्युलर फंक्शन भी और एक्स्ट्रा सेल्युलर फंक्शन भी, यानी कि सेल के अंदर होने वाले फंक्शन भी कंट्रोल करेगा, सेल के बाहर होने वाले फंक्शन भी कंट्रोल करेगा। जैसे कि डीएनए ही यहाँ पे बॉस है, ठीक है। ये कंट्रोल करता है अपना जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम जो सेल के अंदर होता है। फिर आता है कंट्रोल सिस्टम इन ऑर्गन्स, यानी कि हर एक ऑर्गन अपने खुद के पार्ट से कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हार्ट अपनी बीटिंग खुद कंट्रोल करता है, किडनी खुद अपना फिल्ट्रेशन कंट्रोल करता है, राइट। और होल बॉडी कंट्रोल सिस्टम से तो समझ ही आ गया होगा, अलग अलग ऑर्गन मिलके सारा चीज़ कंट्रोल करते हैं, उसी को होल बॉडी कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ एग्जाम्पल्स है कंट्रोल मैकेनिज़्म के। तो रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रेगुलेट होते हैं अपनी बॉडी में, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन रेगुलेशन को देखो, सबसे पहले लंग्स में ऑक्सीजन आया, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। कहाँ पर बाइंड करेगा, आरबीसी में। कौन सी सेल में, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। क्या हो गया, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये ब्लड को कैरी करेगा, ब्लड जो है कैरी करेगा ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक, ठीक है। अगर टिश्यू के पास ऑलरेडी इनफ ऑक्सीजन है तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करेगा। हीमोग्लोबिन को एक गाड़ी की तरह समझो, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। अगर ऑलरेडी, और ये टिश्यू के पास ले जाएगा, एक रूम के पास ले जाएगा, अगर टिश्यू यानी कि एक रूम में ऑलरेडी इनफ ऑक्सीजन है, ऑलरेडी इनफ लोग बैठे हैं, तो फिर हीमोग्लोबिन यानी कि टैक्सी उसमें एक और पैसेंजर ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करेगा। ईजी वे टू समझाने के लिए, है ना। अब इफ़ टिश्यू हैज़ लो ऑक्सीजन, अगर टिश्यू के पास लो ऑक्सीजन है, कम लोग ही हैं रूम में, तो हाँ, हीमोग्लोबिन रिलीज़ कर देगा उस पैसेंजर को, यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पे मेंटेन हो गया आपका होम्योस्टेसिस बैलेंस, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो कि एक वेस्ट गैस होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि जो अपना ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो गई है ब्लड में, तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी या फिर डीप हो जाएगी। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपन एक्सेल करेंगे तो फिर से इसका जो लेवल है वो नॉर्मल पे आ जाएगा ना। ये तो बहुत इजी था, है ना, कि अगर ज़्यादा फील हुई कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रेन को पता पड़ा, तो अपन ज़्यादा तेज़ ब्रीथ करेंगे, अपने आप उसका लेवल नॉर्मल हो जाएगा। इन दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन जो है ये कौन कंट्रोल करता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किससे कंट्रोल होता है, ब्रीदिंग से, नॉर्मल, ठीक है।
ये किससे वर्क करता है? बफर सिस्टम से ये आपका ऑक्सीजन वर्क करता है, ठीक है। और ये कैसे वर्क करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर से, ब्रेन से, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है ये तभी रिलीज़ होता है जब इसकी ज़रूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिमूव तब होता है जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक कुछ टर्म्स हैं, पहले अपन ये देख लेते हैं इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। बैरो रिसेप्टर का मतलब होता है प्रेशर सेंसर, यहाँ पे प्रेशर सेंस हो जाती है। बैरो रिसेप्टर एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो चीज़ सेंस हो जाएगी कि यहाँ पे ये इतना प्रेशर है, ठीक है। मेड्यूला क्या है? एक कंट्रोल सेंटर है, ब्रेन के अंदर होता है। वैसोमोटर सेंटर क्या है? ये वेसल्स को कंट्रोल करता है, वैसो से वेसल याद रखना, ठीक है। और सिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है? इंक्रीज़ करता है ये बीपी को, ठीक है। अभी यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है। जो बैरो रिसेप्टर है वो रेगुलेट करते हैं आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर को बाय नेगेटिव फीडबैक थ्रू द मेड्यूला ऑल्टरिंग हार्ट एक्टिविटी एंड वेसल डायामीटर। जो बैरो रिसेप्टर्स है यानी कि जो आपके क्या कंट्रोल जो क्या सेंसर हैं आपके, जो आपके कौन से सेंसर बताया था मैंने? बैरो रिसेप्टर प्रेशर सेंसर्स, ठीक है। तो जो आपके प्रेशर सेंसर है ये क्या रेगुलेट कर रहे हैं? आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर है उसे रेगुलेट कर रहे हैं, किससे? नेगेटिव फीडबैक से। अपन पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक क्या होता है आगे। किसके थ्रू रेगुलेट कर रहे हैं? मेड्यूला के थ्रू रेगुलेट कर रहे हैं। ब्रेन के किस पार्ट के थ्रू कर रहे हैं? मेड्यूला के थ्रू कर रहे हैं। ऑल्टरिंग हार्ट एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी को और अच्छा बना रहे हैं, एंड वेसल डायामीटर को भी, ठीक है। बॉडी बैरो रिसेप्टर ब्रेन और नर्व्स को तीनों को यूज़ करता है ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? ताकि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहे। अब आप इसे समझो ज़रा। ये बैरो रिसेप्टर है, सेंसर है, ठीक है। इसने सेंस कर लिया प्रेशर। अब ये नेगेटिव फीडबैक सिग्नल देगा कि गलत प्रेशर आ रहा है, हाई या लो जो भी हो रहा है, नेगेटिव, ठीक है। तो जो ब्रेन का मेड्यूला है, वैसोमीटर सेंटर, ये एक रेफरेंस सेट पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात गई। फिर क्या होता है? एक एरर सिग्नल देता है ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, यानी कि जो अपना हाई बीपी इंक्रीज़ हो गया है उस वाले नर्वस सिस्टम को ये एक एरर सिग्नल देता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, ठीक है। फिर ये इफ़ेक्टर्स जो होते हैं ये ब्लड वेसल, हार्ट की ब्लड वेसल्स में जाएंगे, और फिर क्या होगा? आर्ट्रियल प्रेशर होगा, आर्टरी पे प्रेशर पड़ेगा, तो सब कुछ क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। ये एक हाई बीपी का केस समझ रहे थे हम, अंडरस्टूड, ठीक है। अब अपन हाई बीपी और लो बीपी की अलग से बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर हाई बीपी का केस है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर हाई बीपी का केस है यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो बैरो रिसेप्टर्स स्ट्रेच हो जाएंगे। कैरोटिड और एओर्टा के अंदर होते हैं बैरो रिसेप्टर, वो क्या हो जाएंगे? स्ट्रेच हो जाएंगे। ये मेड्यूला को सिग्नल भेजेंगे। मेड्यूला वैसोमोटर सेंटर को इनहिबिट कर देगा, यानी कि रोक देगा वैसोमोटर सेंटर को, रुक जाओ अब, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर सिम्पैथेटिक सिग्नल कम हो जाएंगे। सिम्पैथेटिक सिग्नल यानी कि जो इंक्रीज़ कर रहे हैं बीपी को, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, उसको वो कम हो जाएगा सिग्नल, वो सिग्नल देना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा जो बीपी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उससे इफ़ेक्ट क्या होगा कि हार्ट लेस पंप करेगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, ठीक है, डायलेट ज़्यादा होंगे, है ना, और ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल पे आ जाएगा। वहीं अगर अपन बात करेंगे लो बीपी की, ठीक है, लो बीपी केस में क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर कम है, बैरो रिसेप्टर रिलैक्स कर रहे हैं, यानी कि कम स्ट्रेच हुए हैं। मेडुला एकदम एक्टिवेट हुआ कि भाई ये इतना रिलैक्स कैसे कर रहा है, एकदम एक्टिवेट करता है वैसोमोटर सेंटर को, वेसल्स को, ठीक है। तो क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाएगा आपका सिम्पैथेटिक सिग्नल्स, यानी कि इंक्रीज़ करो ब्लड प्रेशर, वो वाला सिग्नल इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, ठीक है, और ब्लड वेसल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी कि तेज़ी से ब्लड प्रेशर आए तो फिर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? फिर से नॉर्मल हो जाएगा, तेज़ फिर हो जाएगा ब्लड प्रेशर तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, राइट। चलो अब अपन देख लेते हैं कुछ नॉर्मल रेंजेस और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ECF, ठीक है, ECF के कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
ऑक्सीजन जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू, मतलब इन सब की नॉर्मल वैल्यू बता रखी है, नॉर्मल रेंज बता रखी है और अप्रॉक्सीमेट शॉर्ट टर्म नॉन लीथल लिमिट बता रखी है। नॉन लीथल लिमिट का मतलब क्या होता है कि डेथ ना हो जाए उससे पहले तक की लिमिट। अगर इसके बाद हुआ, इसके आर पार कुछ भी हुआ तो मतलब डेथ हो गई है, ठीक है। इस वैल्यू के आसपास आर पार कुछ भी हुआ, इसके अंदर ही होना चाहिए, इस रेंज के अंदर, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की बता रखी है 40 नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल रेंज क्या है 25 to 40 है, अप्रॉक्सीमेट कितनी होनी चाहिए 10 to 1000 तक हो जानी चाहिए। अगर इसके कम या इससे ज़्यादा हुई तो इंसान मर चुका है। समझ आ गया? ऐसे ये आपको ये सारी वैल्यूज़ याद करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पे अपन जाते हैं। ये आपके टोटली 5 होते हैं, ठीक है। पहला बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो नॉर्मल से, जो भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है अपना, उससे अगर +7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है या 11 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बढ़ जाता है तो सेल का मेटाबॉलिज़्म बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। फिर एक डेंजरस सी साइकिल स्टार्ट होती है और सेल डैमेज होने लगते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है सेल की, ठीक है। पीएच की बात करते हैं, ये एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। नॉर्मल पीएच 7.4 है। अगर सिर्फ 0.5 भी बढ़ा या घटा 7.4 नॉर्मल पीएच से, तो मतलब 6.9 या 7.9 भी हो गया अगर, तो ये जानलेवा हो सकता है। तो ब्लड का अपना जो एसिड बेस बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है ना। अब पोटेशियम की बात करेंगे तो अगर 1/3 भी ये कम हो जाता है तो नर्व्स के सिग्नल भेजना बंद कर देती है। जो नर्व्स है वो सिग्नल्स भेजना ही बंद कर देती है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, अगर सिग्नल्स ही नहीं भेजेगी तो पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा मार जाता है जिसे कहते हैं, ठीक है। बट अगर ये 2x हो गया, यानी कि डबल हो गया पोटेशियम का लेवल, ठीक है, तो हार्ट मसल्स बहुत वीक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा सिग्नल जाएंगे, तो हार्ट मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। फिर हम कैल्शियम की बात करते हैं। अगर ये हाफ से भी कम हो जाता है तो नर्व्स खुद ही सिग्नल जनरेट करने लग जाती है, खुद ही नर्व्स अपने हिसाब से करने लग जाएगी काम, ठीक है। मसल्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे और इसको बोलते हैं टेटैनी। क्या बोलते हैं? टेटैनी, यानी मसल का स्टिफनेस या स्पाज्म हो जाता है। जो अपना मसल एकदम स्टिफनेस समझते हो ना, स्टिफनेस हो जाता है मसल में, ठीक है। तो कब होगा ये? जब कैल्शियम का जो लेवल है वो हाफ से भी कम हो जाएगा अगर, ठीक है। और अब आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि शुगर। अगर ये हाफ से कम हो गया, शुगर अगर हाफ से कम हो जाती है तो ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है हर टाइम शुगर डेंजरस ही होती है आजकल जो माना गया है, ठीक है। यहाँ पे अच्छी शुगर की बात हो रही है, ग्लूकोज की बात हो रही है, ठीक है। अगर ये कम हो जाता है तो ब्रेन को एनर्जी ही नहीं मिलेगी। ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो कुछ सिम्टम दिखेंगे, जैसे इरिटेबिलिटी। अगर कोई इंसान बहुत इरिटेट होता रहता है तो उसके पास शुगर की कमी है। कन्फ्यूजन और कभी कभी कॉन्वल्शंस यानी कि फिट्स भी आ सकते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज कंट्रोल्स सीरियस मालफंक्शन और डेथ कैन रिजल्ट। अगर इनमें से कुछ भी कंट्रोल में से बाहर गया तो फिर माल फंक्शन हो सकता है बॉडी में या फिर डेथ भी हो सकती है एज अ रिज़ल्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली हमारे। अब हम जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम है दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।